हेलो स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे जो एसएससी सीजीएल में एडवांस क्वेश्चंस आते हैं। मैं लगातार सीरीज बना रहा हूं। कल एक वीडियो अपलोड मैंने कर दिया था 25 क्वेश्चन में, और मैंने आपसे कहा है कि 4 से 5 क्वेश्चन आपके जरूर फंसने वाले हैं, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, जाके आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। आज का जो वीडियो है इसमें भी 4 से 5 क्वेश्चन आपको पक्का मिलने वाले हैं। मतलब कॉन्सेप्ट होगा, मतलब नंबर्स तो चेंज होते रहेंगे लेकिन कॉन्सेप्ट आपका सेम होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक त्रिभुज के कोण आपको दे रखे हैं 2, 3, 4 के अनुपात में। एक त्रिभुज है और उसके कोण जो है वो आपको दे रखा है 2x, या मतलब 2, 3 और 4 के अनुपात में। सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण के बीच में अंतर बताना है आपको। एक त्रिभुज है जिसके 3 कोण दे रखे हैं 2, 3, 4 के अनुपात में। अब आपको पता है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, मतलब एक कोण, दो कोण और तीन कोण, इस तीनों कोणों को मिला दें तो कितना बनेगा, 180 डिग्री। तो ये कितना था, 2, 3 और 4। अब देखिए जोड़ लेंगे, 4 और 3 7 और 2 9, तो 9 अनुपात की वैल्यू किसके बराबर होगी, 180 के। 9 अनुपात की वैल्यू किसके बराबर होगी, 180 के। 9 से काट देंगे, 9 दूनी 18, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई, 20 डिग्री। तो यहाँ मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये 40 डिग्री हो जाएगा, और ये 60 डिग्री हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। अब आपसे पूछा गया है कि सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण के बीच में अंतर कितना होगा। तो सबसे छोटा 40 है, और सबसे बड़े कोण कितना है, 80। दोनों में अंतर कितने का है, 40 का। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। x एक धनात्मक संख्या है जब x को 16 से विभाजित किया जाता है। देखिए x एक धनात्मक संख्या है, तो आज मैं आपको बता दूं कि इसमें भाज्य और भागफल कैसे बचाएंगे। ये भाज्य होता है, ये भाजक होता है, ये भागफल होता है, और ये आपका शेषफल होता है। ये आप याद कर लेना अच्छे से कि भाज्य, और इसकी ट्रिक है कि इसमें छोटा जा है तो छोटा बच्चे को या छोटे जा को कहां रखते हैं, तो घर के अंदर रखते हैं। अब आप दे रखा है x एक धनात्मक संख्या है जब x को 16 से विभाजित किया जाता है। जब x को 16 से विभाजित किया जाता है, 16 से विभाजित किया जाता है, 16 से विभाजित किया जाता है, तो भागफल 9 आता है। तो भागफल कितना आता है, 9 आता है। और भागफल और शेषफल के बीच में जो अंतर है वो आपको दे रखा है 3। भागफल और शेषफल, भागफल और शेषफल के बीच में जो अंतर आपको दे रखा है वो दे रखा है आपको 3। कितना दे रखा है, 3 दे रखा है भागफल और शेषफल के बीच में। तो हम लोग आराम से लगा लेंगे। देखिए ये क्या होता है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भागफल इंटू आपका भागफल, भाजक इंटू भागफल, ये लिख लीजिए, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये क्या होता है, फार्मूला होता है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य कितना है आपका x, और भाजक कितना है 16, भागफल कितना है 9, और शेषफल कितना है, तो शेषफल आपके पास नहीं है पता, तो आप शेषफल ऐसे ही लिख लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा आपको, या फिर आप यहां पे भागफल कितना है 9 माइनस शेषफल और बराबर 3, तो 9 में से 3 गया 6, तो शेषफल कितना हो गया आपका 6। तो यहां 16 ने 144, और शेषफल कितना आ गया 6, तो कितना आ जाएगा 150। भाज्य कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा, मतलब x का मान कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दे रखा है आपको cot a प्लस tan b। तो cot a को तोड़ लेते हैं, cos a अपॉन sin a, प्लस tan b को तोड़ लेते हैं, tan b होता है आपका sin b और cos b बटे, अब इसमें क्या है cot b, तो cot b को तोड़ लीजिए, cos b बटे sin b प्लस,
अब tan A को तोड़ लीजिए, sin A बटे cos A, ठीक। अब यहां पे sin A और cos B लासा ले लीजिए, sin A और cos B हमारा क्या चला जाएगा, लासा चला जाएगा, ठीक है। sin A से sin A कट गया तो बचा क्या ऊपर, cos A cos B प्लस यहां से cos B से cos B कट गया तो sin A और sin B, नीचे क्या है सेम, sin B cos A और cos A, ये दोनों लासा चला जाएगा, sin B और cos A। अब देखो sin B से sin B कट गया तो cos A और cos A और cos B, cos A से cos A कैंसिल हो गया तो बचा क्या आपका sin A और sin B, क्या बच गया sin A और cos A से cos A कट गया sin A sin B। तो देखिए ये हमारा बच गया sin B और sin B। अब देखो ये और ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब नीचे की चीज कहां चली जाएगी, ऊपर, नीचे की चीज कहां चली जाएगी, ऊपर, तो sin B और cos A और यहां ये वाली चीज बटे sin A और cos B, sin B cos B ये हो जाएगा आपका tan B और cos A sin B ये कितना हो जाएगा आपका cot A। तो बस यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपको दे रखा है sin A बराबर cos A, sin A बराबर क्या दे रखा है आपको, sin A बराबर होता है cos A, ठीक है। और आपसे पूछा गया है कि tan A माइनस cot A क्या होगा। तो देखिए sin और cos आपस में कहां पे बराबर होते हैं, तो 45 डिग्री पे। कितने डिग्री पे बराबर होते हैं, 45 डिग्री पे। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, sin A अपॉन में ले आइए cos A बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो sin A बटे cos A ये हो जाएगा tan A और 1। तो tan A 1 कहां पे होता है, जब A कितना हो 45 डिग्री, A कितना हो 45 डिग्री। तो बस रख दो tan A की वैल्यू 45 डिग्री है तो यहां रख दोगे तो 1 बचेगा, 1 माइनस 1 0। भाई A की वैल्यू 45 डालोगे तो tan 45 का मान कितना होता है 1, और यहाँ पे A की वैल्यू 45 रखोगे तो यहाँ पे 1 मान होता है, 1 में से 1 गया 0, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा फंसने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए हैं। एक व्यक्ति 5 घंटे में 4 किलोमीटर की धारा के प्रतिकूल तैरता है। प्रतिकूल का मतलब क्या होता है, प्रतिकूल का मतलब होता है धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि धारा यहां आ रही है, मतलब ऐसे समझ लो कि धारा जो है वो आप मान लीजिए मुंबई से जा रही है दिल्ली की तरफ, और आप आ रहे हो दिल्ली से मुंबई की तरफ, तो क्या हो जाएगा, धारा कटेगी, क्योंकि आप ऐसे जा रहे हो और धारा आपको पीछे से धकेल रही है तो आप पीछे हटते चले जाओगे। तो यहां पर क्या होगा, माइनस होगा। जब आप प्रतिकूल जाओगे तो धारा की चाल और व्यक्ति की चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो जब प्रतिकूल होगा तो व्यक्ति की चाल माइनस धारा की चाल, व्यक्ति की चाल हमेशा बड़ी होगी और धारा की चाल हमेशा छोटी होगी। अगर व्यक्ति की चाल छोटी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, वो पीछे धकेल, मतलब अगर धारा तेज बहेगी और व्यक्ति उसमें हल्का दौड़ मतलब तैरेगा तो व्यक्ति पीछे चला जाएगा। तो इसलिए व्यक्ति की चाल हमेशा बड़ी होती है और धारा की चाल हमेशा क्या होती है, छोटी होती है। अनुकूल का मतलब क्या होता है, साथ में। अनुकूल का मतलब होता है साथ में। तो यहां पर क्या होगा, चालें जुड़ जाएंगी। बस ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिए और समय बराबर दूरी बटे 4 याद रखिए, आपका लग जाएगा। जैसे क्वेश्चन दे रखा है कि एक व्यक्ति 5 घंटे में, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4, दूरी बटे 4। समय कितना है 5 घंटे, दूरी कितनी है 4। अब आपको यहाँ पे मतलब दूरी 4 किलोमीटर दे रखी, मतलब चाल के बारे में नहीं बताएगा, तो लिख लो u, और यहाँ पे क्या है, प्रतिकूल है ना, तो u या a माइनस बी लिख लो, a माइनस बी। a जो है व्यक्ति की चाल है और b जो है वो धारा की चाल है। तो a माइनस बी कितना हो गया आपका 4/5। 4/5 को हम लोग क्या ले सकते हैं, 0.8 भी ले सकते हैं। अब नेक्स्ट दे रखा है आपको कि और 5 घंटे में 16 किलोमीटर की धारा के अनुकूल चलता है। 5 घंटे में 16 किलोमीटर, और ये कैसे चल रहा है, अनुकूल चल रहा है। तो a प्लस बी,
अब 16/5, 5 दिया 15, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। जोड़ने पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, a और a 2a हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 3.2 में से 0.8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4, तो a बराबर कितना आ जाएगा 2, तो a आ गया आपका 2, a मतलब धारा की चाल आ गई 2, अब 2 यहां रख देंगे तो b कितना आ जाएगा आपका 1.2, कितना आ जाएगा 1.2। तो पूछा गया आपसे धारा की गति पूछी गई है, तो आंसर कितना हो जाएगा 1.2 आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दे रखा है आपको 2x² - 5, 2x² - 5, और अच्छा चतुर्थानुपाती पूछा गया, तो इसका पहले तो बेसिक समझ लीजिए क्या होता है। जब से आपसे चतुर्थानुपाती पूछा जाए तो ये होता है a/b और c/d, मतलब a/b और c/d, ठीक है, a/b और c/d। तो यहां पे आप रख दीजिए 2x² - 5, और b आपको दे रखा है 3x + 17, और इधर दे रखा है आपको 4x² - 7, और इधर दे रखा है आपको 6x + 35। अब क्या है, ये क्वेश्चन जो है बेसिक से अगर आप करने जाओगे तो बहुत लेंथी जाएगा, ये है सब। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, ये सब, तो क्या करो इसमें ऑप्शन रख लो, ऑप्शन रख दो, तो इसका जो डी ऑप्शन है वो आपका इसमें आप रखोगे, तो यहाँ की वैल्यू और यहाँ की वैल्यू आपस में कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, प्रूव हो जाएगी, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। इसको कभी भी जब x इतने टर्म में 2 पावर 2 लगाए, पावर 2 लगाए, तो कभी भी हम लोग बेसिक से नहीं लगाते हैं, ऑप्शन रख देते हैं, ऑप्शन में ये वैल्यू और ये वैल्यू जहां बराबर आ जाए भाई इसका आंसर हो जाता है। तो ये आप अच्छे से लगा लीजिएगा आराम से, इजी क्वेश्चन है, इसका डी ऑप्शन जो है हो जाएगा। मेरा ये क्वेश्चन बताने का मेन मकसद ये था कि आप इसको क्या कर दीजिएगा, हमेशा ऑप्शन से लगाइएगा। तो देखिए समान आयतन वाले 2 गिलास अल्कोहल और पानी के मिश्रण से, देखिए 2 गिलास हैं, ठीक है, 3:2, 3:2, और यहां पे कितना है 4:1। अब अनुपात में भरे इन गिलासों को एक तीसरे गिलास में, खाली गिलास में उड़ेल दिया जाता है। एक बड़ा गिलास है और इसमें से ये निकाल के और इसमें से ये निकाल उड़ेल दिया जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि तब अल्कोहल और पानी का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे अल्कोहल पहला है, तो पहले हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे अल्कोहल, पहले अल्कोहल क्या होगा, पहले गिलास में कितना होगा 3/5, दूसरे गिलास में कितना होगा 4/5, तो 5 एलसीएम चला गया, तो 3 + 4 कितना आ गया 7/5। अब पानी की बात कर लें तो पानी कितना होगा 2/5 होगा प्लस 1/5 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 3:3/5, या इसको हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं 7/5, 5 से 5 कैंसिल, 7/3। आंसर कितना हो जाएगा 7/3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखा है 1000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज को फिर से साधारण ब्याज पर आपने कर, मतलब 1000 रुपए को क्या करा गया, 1000 रुपए को पहले किस पे दिया गया है चक्रवृद्धि ब्याज पे, सबसे पहले किस पे दिया गया है चक्रवृद्धि ब्याज, और कितने साल के लिए दिया गया है, तो 2 वर्ष के लिए दिया गया है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। तो पहली साल लिख लीजिए और दूसरी साल लिख लीजिए, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। अब इस पे मैं तो ऐसे ही लगाता हूं चक्रवृद्धि ब्याज, इसकी ट्रिक क्या है देख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर पहली साल और सेकंड ईयर के लिए 2 पट्टी, फर्स्ट ईयर में पहली पट्टी और सेकंड ईयर में कितनी पट्टी हो जाएगी 2 पट्टी हो जाएगी, ठीक है। आपको क्या दे रखा है 10%, तो 1000 का 10% कितना हो जाएगा 100, तो यहां लिख लिया और यहां लिख लिया। अब ये क्या करना है, यहाँ पे पहली साल का ब्याज यहाँ मिलेगा, तो 100 का 10% कितना होगा 10, तो टोटल कितना ब्याज मिलेगा 100, 200 और 210, कितना ब्याज मिलेगा 210। तो ब्याज कितना मिला चक्रवृद्धि ब्याज 210। अब इन्होंने क्या कहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज को फिर से साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 5% ब्याज दर से निवेशित किया जाता है, तो इस चक्रवृद्धि ब्याज पर मिलने वाला साधारण ब्याज कितना होगा, मतलब जो आपको चक्रवृद्धि ब्याज 210 मिला इसको फिर उठा दिया जाएगा साधारण ब्याज पे। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है,
आई बराबर पी आर टी अपॉन 100। तो पी की वैल्यू कितनी है 210, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%, और टाइम कितना है 2/100, 0 से 0, 5 दूनी 10, 2 से 2, कितना रुपए 21 रुपए। कितने रुपए 21 रुपए जो है, जब आप चक्रवृद्धि ब्याज को फिर से उठाओगे तो आपको कितने रुपए मिल जाएंगे 21 रुपए मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, आपको दे रखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1 और इसका 0। आपको फाइंड क्या करना है कि x माइनस 1 अपॉन एक्स, x माइनस 1 अपॉन एक्स फाइंड, x माइनस 1 अपॉन एक्स फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं कि यहां से x कॉमन लेते हैं, क्योंकि यहां पे आपको क्या मिल रहा है 1 अपॉन एक्स मिल रहा है, 1 अपॉन एक्स मिल रहा है, 1 अपॉन एक्स तो यहाँ पे है नहीं, तो हम क्या करेंगे यहां से x कॉमन ले लेंगे। x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x 2 बार है तो 1 बार बचेगा, यहाँ पे 3 के साथ x है तो 3 बचेगा, यहां पर है नहीं तो अपॉन में चला जाएगा। भाई यहां पर x है नहीं, यहाँ पे x है नहीं तो यहाँ पे क्या होगा इसके बटे में चला जाएगा। अब x उधर भेजेंगे तो 0 में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 0। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर कितना हो गया आपका प्लस का 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है x माइनस 1 अपॉन एक्स पूछा गया, तो हम क्या करेंगे इसको हटा देते हैं, x प्लस 1 अपॉन एक्स, और आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया माइनस पूछा गया। तो अगर हम इसका होल स्क्वायर करें तो हमें क्या मिलेगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, x कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 9 में से 2 गया 7, तो हमें x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। अब हमें फाइंड क्या करना है x माइनस 1 अपॉन एक्स फाइंड करना, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स इसका होल स्क्वायर मार दो तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 2 x कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू कितनी है 7, तो 7 में से 2 गया 5, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 2 है। अब 2 इधर चला जाएगा तो x माइनस 1 अपॉन एक्स कितना हो जाएगा आपका रूट में 5, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दिक्कत ये थी कि आपको x माइनस 1 अपॉन एक्स निकालना था, और ये x माइनस एक्स आपको इसलिए निकालने में तकलीफ हो रही थी, रीजन क्या था कि ये वैल्यू खुद आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स में दे रखी थी। मतलब आपने सॉल्व जब किया था तो आपके पास x प्लस 1 अपॉन एक्स मिला था, लेकिन आपको निकालना क्या था तो x माइनस 1 अपॉन एक्स निकालना। तो थोड़ा सा ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा सवाल को, और जितना स्पीड में आप लगाओगे तो जल्दी लग जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दे रखा है कि पी क्यू आर एक विषमबाहु त्रिभुज है, तो बता लीजिए पी क्यू आर विषमबाहु का मतलब हो गया कि जिसकी भुजाएं बराबर ना हो, तो इस टाइप के बना लेते हैं एक विषमबाहु जिसकी भुजाएं बराबर ना हो, और ये क्या है पी क्यू और एक आर, ठीक। पी क्यू आर आपको 60 दे रखा है, पी क्यू आर, तो आपको कोण कैसे पहचानना है, देखो दे रखा है आपको पी क्यू आर 60 डिग्री, तो बीच वाला जो होता है उसमें ही लिखा जाता है, जो बीच वाला जो कोण दे रखा होता है उसमें लिखा जाता है। तो पी क्यू आर आपको दे रखा है 60 डिग्री, तो लिख दीजिए। फिर दे रखा है कि पी आर क्यू 40, तो 40, देखो आर बीच में लिखा है तो इसलिए बीच में लिख दिया। अब पी एम क्यू आर पर एक लंब है, पी एम जो है वो क्यू आर पे एक लंब है, तो लंब गिरा दीजिए। पी एम जो है वो एक लंब है, पी एम जो है एक लंब है किस पे क्यू आर पर, लंब है तो मतलब 90 डिग्री। फिर आगे दे रखा है आपको कि पी एन क्यू पी आर का कोण द्विभाजक है, एक लाइन जो है क्यू पी आर का कोण द्विभाजक है, तो एक लाइन ऐसे खींचनी पड़ेगी और इसका नाम होगा पी एन, और ये कोण द्विभाजक है किसका क्यू पी आर का। फिर आपसे दे रखा है कि एम आई और एन आई पी एम एन और पी एन एम के कोण द्विभाजक है, ठीक है। अच्छा कोण द्विभाजक है किसके पी एम एन के, पी एम एन कोण द्विभाजक है, मतलब यहां पे कहीं पे आई मिला होगा और यहां कहीं पे आई मिला होगा, और जो आई जो है वो बना कैसे है,
जितना भी ये कोण है इसका द्विभाजक करा, मतलब द्विभाजक मतलब दो इसके हिस्से करे कोण के, तो वो इस पॉइंट पे मिले, इसका जो भी एंगल आएगा उसका द्विभाजक करेंगे तो वो इस पॉइंट पे मिलेंगे। तो हमें ये बताना है MIN, मतलब ये बताना है, ठीक। तो चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार जो है वो आपको यहाँ पे मैन कभी कभी लिखा होता है, यहाँ पे ए दे देते हैं तो मैन पूछ लेते हैं। ये अब मैं बेसिक से बताने वाला हूँ। देखिए 60 और 40 कितना हो गया, 100 डिग्री हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 60 और 40 कितना हो गया, 100 हो गया। तो 100 निकल गया तो बचा कितना, 80 डिग्री। अब ये पूरा जो है वो 80 डिग्री है, लेकिन आपको पता है कि PN जो है वो द्विभाजक कर रही है किसका, कोण का। तो 40 डिग्री ये होगा और पूरा बचा हुआ कितना होगा, ये भी 40 डिग्री होगा। कितना होगा, 40 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे 40, ये 40 और 40 80, तो ये कितना रह गया, 40 40 80, ये कितना रह गया, 100। अच्छा ये 100 रह गया तो ये बचा हुआ कितना रह गया, 80। क्योंकि सीधी रेखा पे कितना बनेगा, सीधी रेखा पर 180 डिग्री बनेगा, तो ये 100 डिग्री ये बन गया, तो ये 80 डिग्री ये पूरा बन गया। लेकिन यहाँ पे कोण द्विभाजक हो रहा है, तो ये कितना रहेगा छोटू हमारा, 40 डिग्री। ये 40 हो गया और ये कितना 90 था, तो ये कितना रह गया 45। तो 40 और 45 कितना होता है, 85 होता है। और ये त्रिभुज देखो आप, ये बन रहा है ये। तो अभी ये वाला एंगल बताना, 40 और 45 कितना हो गया, 85। तो बचा कितना, 95। ये कितना डिग्री हो जाएगा, 95 डिग्री हो जाएगा। ये बस यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 95 डिग्री। बहुत इजी है, बस आपको ये बनाना सीखना चाहिए कि ये कोण द्विभाजक है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि x और y किसी काम को क्रमशः 45 और 40 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो x और y ये जो है 45 दिन में कर लेता है और ये 40 दिन में कर लेता है। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा, चलो निकाल लेते हैं। 45 और 5 से काट लो, 5 नहीं पता नहीं पता 34 9 72 पंजे 360, 72 पंजे कितना होता है, 360। तो एलसीएम कितना आ गया, 360 आ गया। 40 से डिवाइड मारेंगे तो 9 आ जाएगा और इससे डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। मतलब y की क्षमता जो हो गई वो 9 हो गई और x की क्षमता कितनी हो गई, 8 हो गई। टोटल काम कितना हो गया, 360 हो गया। अच्छा, वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं लेकिन x n दिनों के बाद कार्य छोड़ देता है, ठीक है। शेष y शेष कार्य 23 दिन में पूरा करता है। देखिए दोनों लोग काम शुरू कर रहे हैं, तो 8 काम ये करेगा, 9 काम ये करेगा, मतलब पर डे कितना काम होगा, 17। लेकिन वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं लेकिन x n दिनों के बाद कार्य छोड़ देता है, मतलब x काम छोड़ के जा रहा है n दिनों के बाद। तो 17 पर डे कितना काम करते हैं, 17, और कितने दिन करते हैं, तो n दिन करते हैं। प्लस x तो चला गया, तो y की क्षमता कितनी है, 9, और वो शेष काम दे रखा है, शेष कार्य को 23 दिनों में पूरा करता है। तो 23 यहां लिख लीजिए, वो किसके बराबर होगा, कुल काम होगा। बस ये आप इक्वेशन बनाना सीख गए तो आप आराम से कर ले जाओगे। देखो कैसे बनाइए, x और y, इसकी 8 क्षमता थी, इसकी 9, दोनों मिल गए, क्षमता कितनी आ गई, 17। कितने दिन साथ में काम करा, तो n दिन साथ में काम करा। प्लस शेष काम, ये हमारा ये शेष काम है, वो काम कौन करेगा, x तो भाग गया, तो y काम करेगा। y की क्षमता कितनी है, 9, और कितने दिन काम करा, शेष 23 दिन। टोटल काम कितना हो गया, 360, क्योंकि ये हमारा पूरा काम होता है, ठीक। अब बेसिक कैलकुलेशन कर लीजिए, 17n प्लस 9 तिया 27, आसे लगे 2, और 9 दूनी 18 और 2 20, तो कितना आपका बचेगा, 53। तो 17n बराबर क्या हो जाएगा, 53 हो जाएगा। तो n बराबर क्या लिख दिए, 53/17। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 53/17। नेक्स्ट करते हैं, दे रखा है आपको 14 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा माइनस का 5 इक्वल टू 0। अब एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे थीटा की वैल्यू कुछ पुट करें तब कुछ आ जाए, मतलब बराबर में 0 प्रूव हो जाए। तो ऐसा कुछ कोई वैल्यू आपके दिमाग में आ रही हो तो आप कर सकते हो, थीटा 30 रख सकते हो, 45 तो नहीं रखिएगा क्योंकि यहाँ पे 1/√2 बनेगा। 90 डिग्री रख सकते हो, अगर ऐसा चाहो तो आप कर सकते हो। चलो 30 डिग्री रख के देख लेते हैं, देखिए आ रहा है क्या, 30 डिग्री रखते हैं तो 14 और 30 sin 30 का मान 1/2 होता है, तो 1/4 हो जाएगा, प्लस 3 1/2 माइनस का 5 देखते हैं।
तो 14 को काटेंगे तो 7/2 आ जाएगा। 7/2 का मतलब 3.5 और 3/2 का मतलब 1.5 और -5। तो ये कितना हो जाएगा 5 - 5 कितना बचेगा 0। तो इसका मतलब क्या है कि थीटा जो है वो 30 डिग्री जो है अगर हम लोग रखते हैं तो ये प्रूव हो रहा है। यहाँ पे 30 डिग्री रखने पे क्या हो रहा है 0 प्रूव हो रहा है। अब हमसे पूछा गया कि sec 2 थीटा प्लस cot 2 थीटा, तो वैल्यूज डालते रहेंगे आपका आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। अगर वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं होती तो हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू सेटिस्फाइड अगर नहीं होती तो हम लोग क्या करते हैं, सारी साइन में दे रखी है तो हम लोग ऐसी वैल्यू बनाते हैं। 14 पंजे कितना होता 70। अब हम ऐसे फैक्टर लेते हैं कि गुणा करें तो 70 है और घटाने पे 3 है तो कितना आता 10 और 7। भाई 10 और 7 70 होता है, 10 में 7 घटाएंगे 3 होगा। तो देखिए कैसे लेंगे, 14 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 10 साइन थीटा माइनस 7 साइन थीटा और माइनस का 5 इक्वल टू 0। बेसिक से बिल्कुल थीटा 30 पे तो मिल ही गया है, बाकी बेसिक से चलो लगा लेते हैं। यहाँ पे पहले इन दो को लेंगे और फिर इन दो को लेंगे। यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 10 है, तो 2 साइन थीटा कॉमन हमें मिल रहा है तो यहाँ पे 7 साइन थीटा लिख लेंगे और यहाँ पे 5 लिख लेंगे। यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो 7 साइन थीटा प्लस 5। यहाँ पे आपको स्पेशल बात ये ध्यान रखनी होती है कि ये और ये दोनों कैसे आने चाहिए, बिल्कुल सेम आना चाहिए, एक से आना चाहिए। अब 7 साइन थीटा प्लस 5 कॉमन ले लिया तो बचा क्या आपके पास 2 साइन थीटा माइनस का 1 बराबर में 0। तो ये माइनस वाला मान हमारा जो है वो वैलिड होगा, एलिजिबल होगा। तो 2 साइन थीटा माइनस 1 इसके इक्वल में है 0 के, तो साइन थीटा हो जाएगा आपका 1/2। तो थीटा इक्वल टू आ गया 30, क्योंकि 1/2 जो है वो थीटा 30 पे मिलता है। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आता रहेगा मान आपका। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं इसकी। थीटा 30, थीटा कितना पुट करना है, थीटा कितना पुट करना है 30 डिग्री पुट करना है। तो चलिए sec 2 थीटा, sec 2 थीटा का मतलब क्या होगा, थीटा 30 है तो sec 60 हो जाएगा। यहाँ पे sec 60 प्लस cot 60, सब 60 ही हो जाएगा, 2 थीटा ही सब दे रखे हैं। cosec 60 और tan 60। ठीक, अब देखिए वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। sec 60 का अगर मान नहीं पता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको cos 60 का मान पता होना चाहिए। cos 60 का मान कितना होता है, तो वो होता है आपका 1/2। कितना होता है 1/2। तो sec उसका उल्टा कर दीजिए, 1/2 का उल्टा क्या होगा 2/1 मतलब 2। अब cot 60 का मान कितना होगा, तो आपको tan 60 का मान पता होना चाहिए। tan 60 का मान होता है √3, उसका उल्टा कर दो 1/√3। ठीक है, cosec 60। अब साइन आपको साइन 60 का मान याद होना चाहिए। साइन 60 का मान होता है आपका √3/2, तो इसका मान हो जाएगा आपका 2/√3 प्लस tan 60 का मान कितना होता है, तो tan 60 का मान होता है आपका √3। ठीक है, अब इसकी गुणा कर दो तो आ जाएगा 2√3 प्लस 1 और √3। अब इसकी गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा √3 3 हो जाएगा, 3 और 2 5, 5/√3। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर बचा आपका 2√3 प्लस 1/5। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करिएगा अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट पे। एक वृत्त एबीसी आपको दे रखा है, एक वृत्त एबीसी, एक वृत्त त्रिभुज एबीसी में अंतःनिहित है। एक त्रिभुज है, बना लीजिए एबीसी, ए बी और सी, इसमें एक अंतःनिहित है मतलब अंदर बना है एक वृत्त। देखिए काम चलाओ बना लेते हैं, ठीक है, ज्यादा अच्छा तो नहीं बन पाएगा लेकिन काम चलाओ बन गया है। ए बी बी सी और ए सी को क्रमशः बिंदु पी क्यू आर पर स्पर्श करते हैं। तो ये ए बी आपका कितना है पी, और ये फिर है बी सी पे है क्यू और ए सी पे है आर, ए सी पे आर। ये पॉइंट आपको दे रखे हैं स्पर्शी बिंदु। ए बी माइनस बी सी आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ए बी माइनस बी सी आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर, और ए बी माइनस ए सी दे रखा है आपको 2 सेंटीमीटर, और त्रिभुज एबीसी का परिमाप, एबीसी का परिमाप आपको दे रखा है कि 32 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे पूछा गया कि पीबी प्लस ए आर बताना है। देखिए परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है कि त्रिभुज की सभी भुजाओं का योगफल। तो त्रिभुज की इसमें भुजाएं कौन कौन सी हैं, तो है आपका ए बी प्लस बी सी
प्लस सी ए बराबर क्या है 32। ए बी प्लस बी सी प्लस सी वो 32 दे रखा है। अब हम वैल्यू पुट करना, देखिए यहाँ पे ए बी है, ए बी है, तो हम सबको क्या बना ले, ए बी में बना ले। तो ए बी ऐसे लिख लो, बीसी को क्या लिख सकते हैं, बीसी उधर जाएगा और 4 इधर आएगा, तो लिख सकते हैं ए बी बीसी, हाँ ए बी माइनस 4। भाई बीसी उधर चला गया, 4 इधर आ गया। अब सी ए क्या है, सी ए उधर चला गया, 2 इधर आ गया, तो ए बी माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 32। तो ए बी और ए बी, 3 ए बी माइनस का 4 माइनस का 2 माइनस का 6 और 32, माइनस 6 उधर गया प्लस में हो गया, तो कितना आ गया 38। तो ए बी आ गया 38 बटे, ए बी मतलब ये लाइन, ए बी मतलब ये लाइन जो आ गई हमारी, वो आ गई आपकी 38 बटा 3। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया है कि पीबी प्लस ए आर बताना है, पीबी और प्लस ए आर, ये लाइन ही पूरी बतानी है आपको। तो ये लाइन ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, कितनी है 38 बटे 3। बस आराम से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आपको फिगर थोड़ा सा बनाना आना चाहिए कि एक वृत्त जो है वो एक त्रिभुज के अंतर्निहित है, अंतर्निहित मतलब अंदर निहित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको दे रखा है कि एक्स वाई जो है तुलना क्वेश्चन, बीच में देखिए एक आध क्वेश्चन मैंने जो एग्जाम में पूछे गए हैं सरल हैं, उसको भी रख लिया है, जिससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि हाँ थोड़े से क्वेश्चन इजी भी आते हैं, जहां पे आप लोग टाइम मैनेजमेंट सीख जाओगे। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आता है, आपको टाइम लगेगा ही लगेगा। इन छोटे छोटे क्वेश्चन से टाइम बचाना है, और जो डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, थोड़े से लेंथी क्वेश्चन हो, वहां पे टाइम मैनेज कर देना है। एक्स वाई आपको दे रखा है 5 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको दे रखा है 26। तो बस इसमें तो वैल्यू आराम से पुट कर दो, 5 एकम 5, तो x की वैल्यू 1 हो गई और y की वैल्यू कितनी हो गई 25। भाई 25 और 1 26 हो गया। आपसे पूछा कि x की पावर 4 माइनस y की पावर 4, तो इसके दो आंसर हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि ऑप्शन क्या है। तो x की पावर 4 है, हमने x को 1 माना है, और y को अगर हमने, तो ये आंसर हो सकता है और या फिर ये आंसर हो सकता है। दोनों ऑप्शन में तो नहीं होगा, एक ही होगा, देख लीजिएगा जिस टाइप से है। चलते हैं नेक्स्ट पे। एक देखिए बोर्ड मास का क्वेश्चन दे रखा है, तो 8 का 15 माइनस 6, फिर प्लस बड़ा ब्रैकेट, फिर छोटा ब्रैकेट है 27 माइनस 3, फिर डिवाइड है 6 और माइनस का 4। ठीक, अब आपको ये बोर्ड मास है, तो आपको बोर्ड मास में याद होना चाहिए BODMAS। बी मतलब होता है ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट। ऑफ का मतलब होता है का, की या के। डी मतलब होता है डिवाइड, एम मतलब मल्टीप्लाई, ए मतलब ऐड, एस मतलब सब्सट्रैक्ट। ये आपका होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं और फिर बड़ा ब्रैकेट में सबसे बड़ा, मतलब सबसे पहले हम लोग को ब्रैकेट को ही टच करना होता है। तो सबसे छोटा ब्रैकेट ये है, 27 में से 3 गए 24, तो भैया यहाँ पे लिख लो 24। अभी ये बड़ा ब्रैकेट चल रहा है, तो हम लोग इसी में ही सारी कैलकुलेशन करेंगे। फिर क्या लगेगा, भाग लगेगा, तो 24 को 6 से भाग दे देंगे, 4 आ जाएगा, और 4 में से 4 हटा देंगे तो क्या आ जाएगा 0, मतलब ये पार्ट क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अब आपको दे रखा है का और माइनस, तो का सॉल्व होगा। का मतलब क्या होता है गुणा करना, का मतलब क्या होता है गुणा करना, लेकिन का अगर लगाए तो ये पहले सॉल्व होगा और ये वाला गुणा बाद में सॉल्व होगा, बस ये अंतर होता है। का पहले सॉल्व होगा, इसको थोड़ी इज्जत पहले मिलेगी, तो कर लीजिए। 15 अट्ठे 120 माइनस 6, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 114, 114 आंसर हो जाएगा बोर्ड मास का। चलते हैं नेक्स्ट। बोर्ड मास में बस अच्छे से याद रखिएगा आप लोग कि साइन कौन से आपको लेने हैं। बहुत काला हो गया, थोड़ा सा पानी मार देते हैं। नेक्स्ट लगता है कि एक व्यक्ति ने 3500 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदी। अब आपको ये नहीं पता है कि कौन सी वस्तु कितने रुपए खरीदी, 3500 रुपए की खरीदी। उसने पहली वस्तु को 20% के लाभ पर और दूसरी को 10% हानि पर बेचा। इन दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य जो है वो समान है, विक्रय मूल्य जो है वो समान दे रखे हैं आपको, ये इंपॉर्टेंट बात है।
तो विक्रय मूल्य का एक बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, देखिए एक होता है कि तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दे रखा है आपको x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो जाएगा 12। आपको 12 दे रखा है। ये क्वेश्चन मैंने कल के वीडियो में भी इस टाइप का क्वेश्चन कराया था, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। चलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ही सॉल्व कर देता हूँ। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz आपको फाइंड करना है। तो इसका होता है x प्लस वाई प्लस जेड, और ये होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और माइनस का एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये क्या होता है, आपका फार्मूला होता है पूरा। अब आपको ये तो वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xyz। तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना दे रखा है, 12। तो 12 लिख दिया। इसकी वैल्यू पता नहीं तो निकाल लेंगे, और एक्स वाई प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दे रखी है 18। तो चलो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, वो यहां से निकलती है इसका होल स्क्वायर करने पर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और 12 का स्क्वायर 144, और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 18। 18 दूनी 36, घटा दो, 14 में 6 गया 8, 108। 108 बचेगा, 108 यहाँ रख दो। 108 में से 18 घटा दो तो 12, 90 बचेगा, 12 नहीं में 108, तो 1080 आंसर हो जाएगा इसका। या आप इसको शॉर्ट ट्रिक अगर मानना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 12 का स्क्वायर माइनस 2 और एक्स वाई प्लस जेड, ये कितना था आपका 18 है। यहाँ शॉर्टकट मार सकते हो, वो भी कर सकते हो, ठीक है, डिपेंड करता है। हटाएं इसको, हटाओ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 tan a बराबर जो है वो आपको दे रखा है 21। 20 tan a बराबर आपको दे रखा है 21। तो क्या हो जाएगा, tan a बराबर क्या लिख सकते हो आप, 21 बटा 20। tan a क्या लिख सकते हो, 21 बटा 20। कुछ बच्चे इसको ऐसे भी लगा लेते हैं। tan क्या होता है, लाल बटे कक्का, एक हम लोगों ने पढ़ा। तो ये होता है साइन के लिए, ये होता है कॉस के लिए, और ये होता है tan के लिए। तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो लंब हो गया 21 और आधार हो गया 20। तो ये कितना होगा, 21 का होल स्क्वायर 441 होता है, 20 का 400 होता है, 1 4 8, ये 29 का हो जाएगा 29 का। तो हमारी पाइथागोरस बन गई है 29, 21 और 20। अब आपसे पूछा गया कि 5 sin a माइनस 2 cos a इस टाइप से पूछा गया है, तो cos a की वैल्यू निकाल लीजिए, उससे भी आ जाएगा। sin a की वैल्यू निकालिए और रख दीजिए, उससे भी आ जाएगा। लेकिन मैं शॉर्टकट आपको बता रहा हूं कि कैसे आपको जल्दी से लगाना है। tan a बराबर 21 बटे 20 दे रखा है, तो हम tan a को क्या लिख सकते हैं, sin a बटे cos a भी लिख सकते हैं। तो sin a की वैल्यू हो गई 21 और cos a की वैल्यू कितनी हो गई 20। ये कुछ क्वेश्चन में आप लगा दोगे, जल्दी आंसर आ जाएगा आपका। देखिए 5 sin a की वैल्यू कितनी है 21, और माइनस 2 cos a की वैल्यू कितनी है 20 बटे 4 cos a की वैल्यू कितनी है 20 माइनस 5 बटे 7, sin a की वैल्यू कितनी है 21। 21 पंजे 105, 20 चौका 40, 20 चौका 80, 7 तिया 21, 5 तिया 15। तो 105 में से 40 घटाओगे तो कितना बचेगा 65, और 80 में से 15 घटाओगे तो भी 65 बचेगा। तो आंसर कितना हो जाएगा 1। आंसर कितना हो जाएगा इसका 1। आप आराम से tan a को तोड़ लीजिए साइन और कॉस में, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर एक बोर्ड मास का आ गया है 41 प्लस 7 बटे 3 ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का, तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे का। और 21 बटे आपको दे रखा है कि 10 प्लस 7 बटे 3 का 37 माइनस 7। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है और आपको बताना है कि x का मान क्या होगा, x इसके इक्वल में है। तो का मैंने आपसे बताया था कि का सबसे पहले सॉल्व होता है, तो का सॉल्व कर लीजिए। का मतलब क्या होता है, गुणा, तो गुणा लगा दो। 3 सत्ते 21, 7 सत्ते 49, यहाँ पे 49 लिख दो। तो 9 और 1 10,
9 और 1 10, हासिल लगाई, 4 4 8 और 1 9, 90 ऊपर आ जाएगा। 37 में से 7 गए, यहाँ पे कितना बचेगा 30। अब यहाँ पे का है, का मतलब गुणा, 3 धाम तो 70 और 10 80, यहाँ पे कितना आ जाएगा 80, 0 से 0 कैंसिल, 9/1, 9/1 को आप लिख सकते हो 1 सही 1/8। जैसा आंसर दे रखा होगा उसे आपसे आप मैनेज कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दे रखा है कि ABCD भुजा 2√2 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है, तो एक वर्ग बना लीजिए। वर्ग का मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। तो एक वर्ग बन गया, ये है A, B और C और D। इसकी एक साइड जो है वो 2√2 है। अगर देखिए इसकी एक साइड 2√2 है तो बाकी साइड भी क्या होंगी 2√2 होंगी, क्योंकि इसमें सभी भुजाएं कैसी होती हैं बराबर होती है। फिर M और N क्रमशः AB और AD के मध्य बिंदु हैं। मध्य बिंदु है M यहाँ पे और AD, इसका मध्य बिंदु क्या है, ये मध्य बिंदु है, ये N है और ये आपका N है। फिर आपसे पूछा गया है BDNM का परिमाप बताना है। BDNM का परिमाप मतलब ये लाइन भी आपको खींचनी पड़ेगी। इसका परिमाप बताना है आपको इस चतुर्भुज का। कौन है चतुर्भुज का, BDNM, BDNM, ये परिमाप आपको बताना है चतुर्भुज का परिमाप। परिमाप मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। तो हमें तो कोई भुजा नहीं पता है, तो कैसे निकालेंगे, देखो ये 2√2 है तो ये भी 2√2 होगा, क्योंकि ये वर्ग है तो सभी भुजाएं बराबर होंगी। आपको पता है कि ये बिल्कुल सीधी रेखा है और वर्ग में जो कोण बनते हैं वो 90 डिग्री के बनते हैं, तो ये 90 डिग्री है, पाइथागोरस लगा दीजिए। 2√2 है, 2√2 का होल स्क्वायर जरा करो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूनी 8, तो 8 ये होगा 8 ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16। 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, तो ये कितनी आ गई 4 आ गई। ये भुजा कितनी आ गई 4 आ गई, ठीक है। अच्छा ये भुजा कितनी आएगी, ये वाली भाई पूरी, जब 2√2 है और ये इसका मध्य बिंदु है तो इसे भी 2 से भाग कर दो, तो ये कितनी आ जाएगी √2 ये आ जाएगी और √2 ये भी आ जाएगी, क्योंकि ये पूरी 2√2 है और ये इसका मध्य बिंदु है, तो ये कितनी बचेगी √2। अब ये √2 आ गई, ये √2 आ गई, ये 4। अब हमें ये वाली भुजा पता करनी है। अब यहां पे देखो फिर 90 डिग्री, 90 डिग्री और ये इतनी भुजा कितनी है √2, ये √2 है और यहां से यहां तक की भी क्या है √2 है, तो हम ये आराम से पता कर लेंगे। तो 90 डिग्री है तो 90 डिग्री में पाइथागोरस, √2 का होल स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा और √2 का होल स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा, 2 2 4 आ जाएगा और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो ये कितना आपका बचेगा 2। तो हमें चारों भुजाएं पता चल गई, चारों भुजाएं पता चल गई, इसको हटा देते हैं। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। देखिए आराम से। अब ये हमारा एक चतुर्भुज बन गया और इसका परिमाप हमें निकालना है। परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग, तो 4 प्लस √2 प्लस ये √2 और प्लस 2, तो 4 और 2 6 और √2 2√2, तो 2 कॉमन चला गया तो 3 प्लस √2 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक बैग में 5 रुपए 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के के रूप में 4 3 5 के अनुपात में दे रखे हैं। तो देखिए आपके पास 5 रुपए 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के हैं 4 3 5 के अनुपात में। तो सिक्के वाले आप जब भी क्वेश्चन देखा करो तो उनको अनुपात से क्या कर दिया करो, गुणा कर दिया करो। 4 अनुपात है तो 4 की गुणा 5 से कर दो, प्लस 3 की गुणा 2 रुपए से कर दो, प्लस 5 की गुणा 1 से कर दो, और वो किसके बराबर होंगे 310 रुपए। तो 20 प्लस 6 और 5 एकम 5 310, तो 20 और 6 26 और 5 31 की वैल्यू 310 के बराबर होगी। तो 1 अनुपात की वैल्यू किसके बराबर होगी 10 के। आपसे पूछा गया है कि 5 रुपए के कितने सिक्के होंगे, तो 5 का जो रेशियो है वो कितना है 4, तो 1 अनुपात की वैल्यू 10 है, तो 4 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। आपको क्या करना है कि जब भी आपको सिक्के वाले क्वेश्चन मिले तो सिक्कों को बस मल्टीप्लाई करा दीजिए और बराबर में जितने रुपए दे रखे हैं वो लिख दीजिए, बस आ जाएगा आंसर आपका। अब दे रखा है आपको कि 9
एक 9 अंकों की एक संख्या है, लिख लीजिए 8 3x 9 3 7 6 7 8y, और ये डिवाइड किससे हो जाती है? 72 से। 72 से डिवाइड हो जाती है, तो आपको बताना है कि 3x माइनस 2y कितना होगा। ये संख्या किससे डिवाइड हो जाती है? 72 से। अब 72 के जरा गुणनखंड कर लीजिए। 72 के गुणनखंड क्या होंगे? 9 गुणा 8, 9 गुणा 8। ऐसे गुणनखंड कीजिएगा जो सहवाच्य हो। सहवाच्य का मतलब होता है कि जिनका मासाब जो है वो एक हो। ऐसे गुणनखंड जिनमें कोई भी कॉमन ना हो। तो 9 और 8 में कोई भी कॉमन नहीं है। 9 के गुणनखंड होंगे 3 गुणा 3, और 8 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। तो इसमें कोई भी आपके मतलब कॉमन गुणनखंड नहीं है, तो ऐसे गुणनखंड करने हैं। अब 8 का रूल क्या होता है? 8 का रूल होता है कि लास्ट के 3 अंक 1 2 3 अगर 8 से डिवाइड है तो पूरी संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी? 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो हम चलो भाग करते हैं 7 8 5, 8 से भाग करते हैं। देखिए लिख लिया हमने 7 7 8 और y, 7 8 y, इसको डिवाइड करना है 8 से। तो वो 72 से तभी डिवाइड होगी जब ये 9 से भी कट जाएगी और 8 से भी कट जाएगी, तभी ये डिवाइड होगी। तो देखते हैं कि y के स्थान पर क्या आ सकता है। तो 8 ने 72, यहाँ पे कितना बचा? 6। अब y, अब कम से कम यहाँ पे अगर 1 लिखेंगे तो ये 61 हो जाएगा। तो हम 8 का पहाड़ा 60 से ऊपर तक पढ़ेंगे। 8 7 56, 8 8 64, 8 8 कितना होता है? 64। तो y का मान यहाँ पे जब 4 होगा तभी ये कहीं ना कहीं 8 8 64 हो जाएगा। तो y का मान कितना रखना पड़ेगा? 4। y का मान हम लोग को 4 रखना पड़ेगा, तभी ये कहीं ना कहीं 8 से डिवाइड करेगा। तो इसको हम लोग हटा देते हैं और y का मान हम लोग 4 यहाँ पे लिख देते हैं। तो y का मान कितना आ गया? 4 4 दूनी 8। अब हमें x का मान और निकालना है। ठीक, अब 8 का रूल खत्म और 9 का रूल शुरू। अच्छा, कोई संख्या 9 से कब कटती है? तो कोई संख्या 9 से तब कटती है जब संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाए। संख्या के अंकों का योग, जैसे कि संख्या के अंक कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके अंकों का योग तो 8 + 3 + x + 9 + 3 + 6 + 7 + 8 + 4। ठीक है, इसका जोड़ देखते हैं 9 से कट रहा है नहीं कट रहा है। 8 3 11 11 9 20 20 और 3 23 23 6 29 29 7 36 36 और 8 44 44 और 8 48 48 + x बटे 9। अब हमें 9 का पहाड़ा 48 से ऊपर तक पढ़ना पड़ेगा। 9 पंजे 45 होता है, 9 छक्का 54 होता है, 9 छक्का कितने होते हैं? 54। 54 के लिए हमें x यहाँ पे 6 रखना पड़ेगा। x यहाँ पे 6 रखेंगे तभी तो भैया आएगा 54। 9 छक्का 54 कट जाएगा, तो x का मान कितना है यहाँ पे? 6। तो x का मान कितना है? 6। जब ये सब यहाँ पे 6 रखोगे और y की जगह 4 रखोगे तो ये पूरी संख्या 9 से भी कटेगी और 8 से भी कटेगी, और 9 और 8 से कटेगी तो 72 से भी कट जाएगी। तो x का मान 6 हो गया, तो 3 छक्के 18 हो गए, और 18 में से 8 गया तो कितना बचा? 10। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन कर लीजिएगा, आराम से लग जाएगा। और नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट जरूर करिएगा कि मुझको ये समझ में नहीं आया। देखिए 1.216 इसको हम लोग को जो है वो नॉर्मल फ्रैक्शन में बदलना है, इसको साधारण भिन्न में बदलना है। आवर्ती संख्या किसके बराबर होगी? ये इसको साधारण भिन्न में बदलो। तो ये कैसे करते हैं? जब पॉइंट के इधर जो पूर्ण नंबर होता है, पॉइंट के जो पूरा नंबर होता है इसको टच नहीं करते और लिख देते हैं 1 प्लस लिख देते हैं, और बाकी हम आगे बढ़ जाते हैं। इसको टच करेंगे, पॉइंट के जो सीधे आवर्ती संख्या होगी जिसकी आवृत्ति बार बार हो रही है उसको टच करेंगे। इसको टच कर लिया 216। अब इसको क्या करेंगे? इसका लिखने का तरीका क्या है, सॉल्व करने का तरीका क्या है कि यहाँ पे 16 की आवृत्ति बार बार हो रही होगी, तो हम पूरी संख्या लिख लेंगे 216, और जिसकी आवृत्ति जिसके ऊपर बार नहीं लगा है उसे घटा देंगे। उसे क्या करेंगे? घटा देंगे। जिसपे बार नहीं लगा है उसे घटा देंगे, जिसपे बार लगा है उतने 9 नीचे लिख लेंगे, और जिसपे बार नहीं लगा है उसके स्थान पे 0 लिख लेंगे। 214 बटे 990, या फिर इसको काट लो तो 107 बटे ये कितना आ जाएगा? 2 छक्के 8, 1 बचा 2 ने 18, 1 बचा 2 495 495 107 बटे 495, जो हमने एक छोड़ा था इसमें आगे जोड़ दीजिए। तो 495 कम 495 प्लस 107, तो 495 प्लस 107 बटे 495। तो 7 और 5 12 से लगा 1, 9 और 1 10, 9 और 1 10 10 यहां से लगा 1, 4 1 5 602 बटे 495।
ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, मैंने सेट से ही ये क्वेश्चंस लिए हैं, तो आप बार बार इस वीडियोस को देख लीजिएगा। एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके देखिएगा। आपको सीजीएल का अगर आप प्री या मेंस दे रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अच्छे से रहिए।